तो हाँ दोस्तों, आज हम प्लेटो के जो हमारी सीरीज चल रही थी वेस्टर्न थिंकर्स की, उसमें पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आदर्श राज के बारे में जानेंगे कि प्लेटो का आदर्श राज यानी आइडियल स्टेट क्या था और कैसे बनता है। तो जो प्लेटो का आदर्श स्टेट है या आइडियल स्टेट है, वो दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग द्वारा शासित होगा, और आइडियल स्टेट में प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी और योग्यता अनुसार करेगा, और न्याय आदर्श राज्य की आधारशिला होगा। न्याय प्राप्ति के दो साधन हो सकते हैं, एक तो शिक्षा और एक साम्यवाद। तो बेसिकली जो प्लेटो था, प्लेटो वो शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था और कहता था कि यह न्याय या सद्गुण प्राप्ति का सकारात्मक एवं आध्यात्मिक साधन है। शिक्षा अंदरूनी आंखें खोलती है, साम्यवाद यह नकारात्मक एवं भौतिक इलाज है ना। तो मानसिक रोगों का मानसिक इलाज शिक्षा है, जबकि भौतिक या बाह्य निदान साम्यवाद है। तो मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है शिक्षा है। शिक्षा से आप लोगों के जो मस्तिष्क में कुटिलता आ गई है या जो एक स्थिरपन आ गया है, उसे शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन भौतिक निदान यानी जो लिटरल जो इंटरवेंशन होता है ना, आप अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, तो वो आप साम्यवाद से करेंगे, है ना। साम्यवाद से करेंगे भौतिक निदान, तो आप स्त्रियों का साम्यवाद करेंगे, है ना, आप संपत्ति का साम्यवाद करेंगे, तो ये एक प्रकार से डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगा। तो यही बात इसमें दी गई है कि मानसिक रोगों का इलाज शिक्षा है और भौतिक या बाह्य निदान साम्यवाद है। तो प्लेटो इसकी आलोचना अरस्तु प्लेटो की प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करता है और कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। तो डायरेक्ट या मटेरियल इंटरवेंशन, भौतिक जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आध्यात्मिक बुराइयों का। आध्यात्मिक बुराई क्या है? भ्रष्टाचार करना भी एक आध्यात्मिक बुराई है। अगर एक व्यक्ति नैतिक होगा ना, वो दूसरों का हित चाहेगा, तो वो क्यों भ्रष्टाचार करेगा? तो ये भी एक नैतिक बुराई है ना। और इसका आप निदान कैसे कर रहे हैं? भौतिक या डायरेक्ट इंटरवेंशन करके आप इसका निदान कर रहे हैं। जबकि जो नैतिक रुग्णता है के लिए नैतिक औषधि शिक्षा ही पर्याप्त है। तो नैतिक रुग्णता क्या है कि हमारा जो मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या संपूर्ण विकास जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जो औषधि क्या है? शिक्षा है। जबकि आप जो आध्यात्मिक जो बुराई है ना, आध्यात्मिक बुराई क्या है कि हम नैतिक नहीं है, उसका जो इलाज क्या है? भौतिक इंटरवेंशन है, जो कि गलत है ना। भाई जो नैतिक या आध्यात्मिक बुराई है उसको आध्यात्मिक तरीके से आप दूर करिए, लोगों के अंदर वैल्यूज, इथिक्स, मोरल्स डेवलप करने की बात करिए। लेकिन आप उससे डायरेक्टली, है ना, उनकी जो फ्रीडम है उसको कर्ब करके आप, है ना, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है और इसकी अरस्तु आलोचना भी करता है। तो इसमें प्लेटो का एक कथन है कि शिक्षा पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। तो शिक्षा अगर होगी, अगर एक व्यक्ति शिक्षा से, है ना, ओतप्रोत है या एक व्यक्ति शिक्षित है, तो वो स्वयं भ्रष्टाचार नहीं करेगा और एक अच्छे राज्य का निर्माण करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और उस अनुसार काम करेगा। तो शिक्षा तो जड़ से नष्ट कर देती है, लेकिन साम्यवाद आत्मा को भ्रष्ट करने वाली चीजों को दूर करने की कोशिश। लेकिन साम्यवाद आत्मा को भ्रष्ट करने वाली चीजों को दूर करने की कोशिश। ये कैसे? साम्यवाद से आप स्त्री और फैमिली का आप साम्यवाद लाएंगे, है ना, उसको बेसिकली साझा रख देंगे, है ना। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि आप जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके लिए जो, है ना, कलह होती है आपस में, है ना, लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, वो रुक जाएगा, है ना। ये ऐसा मानना था। प्लेटो का जो परिवार और साम्यवाद का जो संपत्ति का साम्यवाद है, ये स्पार्टा नगर राज्य से लिया गया है। और प्लेटो का राज सावयवी है यानी ऑर्गेनिक है, यानी एक जीव की तरह है जो बड़ा होता है, बढ़ता है, फलता फूलता है और प्रगति करता है। तो ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और नैतिक है ना। ये अपने आप बढ़ेगा ना। जब
एक बच्चा पैदा होता है तो वैसा तो है नहीं कि उसको बढ़ाया जाएगा, है ना, वो अपने आप स्वयं से, है ना, प्रगति करता है ना, वयस्क बनता है, वयस्क से वृद्ध बनता है। तो राज्य भी ऐसे ही है ना, राज्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और नैतिक है ना, वो उत्पन्न हुआ है तो वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और अपनी अंतिम चरण है वहां तक भी पहुंचेगा। तो यांत्रिक राज्य के विपरीत इसका निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है ना। तो जैसे एक व्यक्ति का विकास होता है ऐसे राज्य का भी विकास होता है, इसलिए इसे आंगिक या जैविक राज्य कहा जाता है। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा यानी फिलोसफर किंग का राज होगा, है ना, और उसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। इसलिए बारकर इसे प्रबुद्ध निरंकुशतावाद या प्रबुद्ध निरंकुशवाद या विवेकशील अधिनायकवाद इनलाइटेंड टायरनी कहा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इंग्लैंड का भारत पे राज हो गया था, तो वो यही जो व्हाइट मैन बर्डन है, व्हाइट मैन्स बर्डन, उसकी थ्योरी देते हैं और कहते हैं कि हम लोग राज, है ना, हमारा जो राज है डिस्पोटिक है, यानी कि हम अधिनायकवाद, हमारी जो सत्ता है अधिनायकवादी है, लेकिन ये भारतीयों के हित में है, ये भारतीयों के हित में है। तो प्रबुद्ध निरंकुशवाद है, हम प्रबुद्ध निरंकुशवाद ला रहे हैं और ये हम भारतीयों के हित में शासन कर रहे हैं, ऐसा अंग्रेज लोग बोलते थे। तो यही है प्रबुद्ध निरंकुशवाद की आप, है ना, निरंकुशता है लेकिन किस लिए निरंकुशता है कि लोगों का हित हो। चाइना क्या करता है, चाइना यही ना कहता है कि हम निरंकुश हैं लेकिन अपने लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये गलत कहाँ से है? यही प्लेटो बेसिकली मोटा मोटा बात थी, उसके जो विचार है वहां से ये समझ में आता है। फिर राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऐसा प्लेटो कहता है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल लिटराज। तो ऐसा कहा जाता है कि राज्य, प्लेटो क्या मानता है कि राज्य कोई अपने आप में कोई ना, मतलब राज्य बेसिकली व्यक्तियों से मिलकर बना, राज्य बेसिकली है ना इंडिविजुअल ही राज्य को बनाते हैं, ना, इंडिविजुअल से बनकर बना है। और फिर आगे ये कहता है कि राज्य का निर्माण हो गया सहतूत के वृक्षों से नहीं बल्कि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। तो अगर राज्य में रहने वाले व्यक्ति इंडिविजुअल गुणी हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, तो राज्य भी अच्छा होगा। और अगर वहां के लोग दुष्ट हैं, है ना, कपटी हैं, चोर हैं, तो राज्य भी उसी प्रवृत्ति का होगा। तो अगर भारत एक, है ना, भारत एक या पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान जो स्टेट है उसकी स्थिति कैसी है ना, जो वहां पर नागरिक रह रहे हैं उनकी स्थिति जैसी है वैसी ही पाकिस्तान की स्थिति है ना। इंडिया का अपना अपना जो देश है भारत महान, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, वो हमारे लोगों के व्यक्तित्व को, चरित्र को ही प्रदर्शित कर रहा है ना। और मतलब जैसे अमेरिका है, अमेरिका वहाँ के लोगों के चरित्र को ही डेवलप मतलब दिखाता है ना। वहाँ के लोग ना टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हैं या शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अमेरिका का जो चरित्र है वो उसके नागरिकों के चरित्र से बिनकल बना है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल ही राज्य को बनाते हैं। तो जो चरित्र जो ना है ना, जो चरित्र इंडिविजुअल्स का होगा वही आगे चल के राज्य का होगा। तो राज्य कोई अलग से कोई चीज नहीं है, वो व्यक्तियों के स्वभाव या व्यक्तियों से ही मिलकर बना हुआ है, एक समुदाय है। और जैसे व्यक्ति होंगे वैसे राज्य होंगे। इसलिए प्लेटो कहता है, शिक्षा व्यवस्था लाता है ना, तमाम तामझाम करता है कि व्यक्तियों के चरित्र को सुधारो, है ना। उनके जो न्याय का सिद्धांत भी है कि, है ना, वो स्पेशलाइजेशन या कैटेगराइजेशन पर, है ना, करता है कि जो व्यक्ति, है ना, एक वर्ग, है ना, एक काम, तो एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर वो उत्पादक है तो उत्पादन का काम करे, है ना, और शासन के काम में दखलंदाजी भी ना करे। अगर कोई व्यक्ति शासक है तो वो भी अपना कार्य करे, है ना, रूल करे प्रेम पूर्वक, और जो दूसरे, है ना, जैसे सैन्य क्लास है, उत्पादक क्लास है, उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो यही बात है कि हर व्यक्ति को अपना दायित्व है वो समझना पड़ेगा, तभी राज्य व्यक्ति का बृहद रूप कहलाएगा। लोकतंत्र की आलोचना तो मैंने बताया था कि जो बेसिकली प्लेटो है, प्लेटो ये, है ना, सुकरात का शिष्य था और सुकरात की जो मृत्यु हुई थी वो लोकतंत्र में ही हुई थी, है ना। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्लेटो था तो उस समय उसने दो असफल सरकारें देखी। एक तो 30 जो लोग थे उनका शासन देखा था, दूसरा लोकतंत्र डेमोक्रेसी देखा था। और डेमोक्रेसी में ही प्लेटो ने देखा कि सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, हेमलेट दिया गया था, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लेटो जो डेमोक्रेसी के प्रति एक घृणा डेवलप कर लेता है, हेट्रेड डेवलप कर लेता है, और ये आगे चल के उसको फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए मजबूर करता है। तो प्लेटो तत्कालीन यूनानी राज्यों को सूरों का, है ना, सूरों की नगरी कहते हैं, पिक्स स्टेट कहते हैं,
वहाँ दार्शनिक राजा नहीं बल्कि अनाड़ियों का शासन होता है ना। लोकतंत्र का कटु समर्थक, कटु आलोचक था कौन? प्लेटो। वो ऐसा बोलता था कि लोकतंत्र भ्रष्ट है, अकुशल है और अनाड़ियों का शासन है। प्लेटो की तरह अरस्तु भी लोकतंत्र का विरोधी था। तो प्लेटो ने पॉलिटी का कॉन्सेप्ट दिया ना। आगे चल के हम देखेंगे प्लेटो का जो सॉरी अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम पढ़ेंगे। वो जो कि काहे से प्रभावित है? जो प्लेटो के ही द लॉज से प्रभावित है। तो वो भी पॉलिटी को बेस्ट मानता है और डेमोक्रेसी को सबसे लास्ट में रखता है ना, अच्छे शासन में। क्यों? क्योंकि भीड़ का शासन है ना। यहाँ पर इतने लोग हैं और ये बेसिकली पुअरों का शासन है, और पुअर क्या होते हैं? इग्नोरेंट होते हैं। तो वो जो फैसला लेते हैं वो सही नहीं होता है, फिर वो भ्रष्टाचार भी है ना करते हैं। तो इस प्रकार वो बेसिकली पॉलिटी को बेस्ट मानता है और डेमोक्रेसी को अरस्तु भी दरकिनार कर देता है। तो आगे चल के हम एलिड थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी यही कहता है कि लोकतंत्र भ्रष्ट है, अकुशल है और गुंडागर्दी का शासन है। अब चलिए प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, प्लेटो के जो एजुकेशन सिस्टम उसको देखते हैं। तो बेसिकली प्लेटो तो एथेंस का निवासी था, और उसके बगल में एक स्पार्टा राज हुआ करता था। हमने देखा था कि 30 वर्ष युद्ध चला था, सॉरी 28 वर्ष युद्ध चला था, जिसमें स्पार्टा ने एथेंस को बुरी तरह से हराया था। तो प्लेटो बेसिकली खोज करता है अपने है ना दिमाग में, ये सोचता है कि एथेंस की हार क्यों हुई। तो शिक्षा व्यवस्था को पाता है कि एथेंस में जो शिक्षा व्यवस्था थी सबसे पहले तो पब्लिक थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी शिक्षा व्यवस्था, जबकि एथेंस में प्राइवेट शिक्षा थी। अब हम देखा था कि यहाँ सोफिस्ट आके पढ़ा रहे थे, है ना, वाक्पटुता वगैरह सब सिखा रहे थे और उसके लिए पैसा लेते थे, तो ये प्राइवेट शिक्षा थी। जबकि स्पार्टा में स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम था। फिर एथेंस में कुछ अच्छी चीजें थी, ऐसा नहीं कि सब खराब ही चीजें थी। तो यहाँ पर बौद्धिक शिक्षा का महत्व था, ये हम देखेंगे यहाँ पर कि बौद्धिक एवं दार्शनिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। कहाँ? एथेंस में, है ना, एथेंस के बल यहाँ पर निजी व्यवस्था थी ना, यानी प्राइवेट शिक्षा थी। जबकि स्पार्टा में क्या था? सार्वजनिक शिक्षा थी, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड शिक्षा थी। स्पार्टा में सैनिक और शारीरिक, है ना, सैनिक और शारीरिक शिक्षा दोनों पर बल दिया जाता था। तो ये प्लेटो को प्रभावित करता है, शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर बल देता था। और एक बात जो एथेंस था वहां पर स्त्रियों को शिक्षा देने, है ना, शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन जो स्पार्टा है वहां पर स्त्रियों को भी बराबर शिक्षा के अवसर दिए जाते थे। तो इससे प्लेटो प्रभावित था। तो प्लेटो ने जो बेसिकली अपनी जो शिक्षा व्यवस्था अपनाई, उसमें उसने क्या किया? सार्वजनिक शिक्षा यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड शिक्षा रहे, पहली बात। दूसरी बात, स्त्री पुरुष में कोई असमानता ना हो, दोनों को समान शिक्षा दी जाए, है ना, उनके गुणों में ऐसा कोई फर्क नहीं है कि उनको शिक्षा से वंचित किया जाए। और उसने शिक्षा को 3 चरणों में बांटा, 3 चरणों में बांटा। प्लेटो एक महत्वपूर्ण कथन देता है कि अगर हम स्त्रियों को शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो एक ऐसे आदमी की तरह हम हो जाएंगे जो केवल अपनी दाईं बाह की कसरत करता है। और अगर आप केवल दाईं या बाईं एक हाथ की कसरत करेंगे तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। एक ही आपका अंग ज्यादा बढ़ेगा, बाकी दूसरा अगर कमजोर है तो आपकी मजबूती का कोई फायदा नहीं रहता। फिर प्राथमिक शिक्षा है वो 20 वर्ष तक चलेगी, और यहाँ पर हर नागरिक को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो उत्पादक वर्ग से हो, चाहे वो सैन्य वर्ग से हो, या राज वर्ग से हो। इसका पता तो बाद में चलेगा ना, कौन कहाँ पहुंचेगा। और इसे प्लेटो क्या कहता है? मोस्के कहता है और जिम्नास्ट कहता है। तो मोस्के में संगीत और साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, और जिम्नास्ट में व्यवस्थित शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। और इसमें जो प्लेटो है जो अपन की 1 से 20 साल की उम्र होती है, वहां पर क्या होता है? कल्पना शक्ति हावी रहती है, इसलिए शारीरिक एवं संगीत की शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, प्लेटो उत्पादक वर्ग की जो शिक्षा है उसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है ना, लेकिन विभिन्न संदर्भों से ऐसा लगता है कि उत्पादक वर्ग भी शिक्षा अपनी क्षमता अनुसार ग्रहण करेगा, और 2 वर्षों के लिए अंतिम में 18 वर्ष के बाद 2 वर्षों में एक अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, प्लेटो का एक महत्वपूर्ण कथन है कि मुझे एक देश के लिए उचित प्रकार के गीत लिखने दो, किसी व्यक्ति को उस देश के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है जीवन में? संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये हमारा मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है। हमें हमारे जो मानसिक जो रोग हो जाते हैं उनको ये दूर करने का काम करता है। तो अगर हम मानसिक रूप से अच्छे हो जाएंगे तो हम आगे चल के एक अच्छे देश और एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे। इसलिए ये कहता है मुझे, है
है ना? एक देश के लिए उचित गीत लिखने दो। अगर आप गीत लिखोगे, है ना, और व्यक्तियों के मानसिक रूप से अच्छा उनको बना दोगे, तो कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे, है ना? उच्च शिक्षा, तो जो लोग प्राथमिक शिक्षा में फेल हो जाएंगे वो सैनिक वर्ग में चले जाएंगे, और फिर यहाँ से शुरू होगा 20 से 32 वर्ष की आयु तक का शिक्षा का चरण चलेगा। यहाँ पर तर्क प्रधान शिक्षा दी जाएगी, है ना? क्योंकि जब आदमी धीरे धीरे मेच्योर होता है, तो है ना, जो कल्पनाशीलता है, हमने देखा था ना, रोमांटिसिज्म, वो चला जाता है ना? धीरे धीरे फिर आदमी रियलिटी में आ जाता है और हर चीजें उसको सही सही समझ में आने लगती हैं। तो अब यहाँ पर तर्क प्रधान शिक्षा दी जाएगी, तो उसे गणित की शिक्षा दी जाएगी, ज्योतिषी की शिक्षा दी जाएगी, है ना, तर्क शिक्षा शिक्षा दी जाएगी, और उसका बौद्धिक एवं दार्शनिक विकास किया जाएगा। फिर प्लेटो उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटता है। पहला तो है कला चतुष्ट यानी कौडिबियम, और दूसरा है त्रिवियम यानी त्रिकला। तो कला चतुष्ट में क्या होगा, इसमें अंक गणित, खगोल विज्ञान, ज्यामिति और संगीत की शिक्षा दी जाएगी, और त्रिवियम यानी त्रिकला में दर्शन, तर्क और वाक्पटुता यानी रिटोरिक की शिक्षा दी जाएगी। फिर व्यवहारिक शिक्षा चलेगी 35 से 50 वर्ष तक, और इसमें इसका जो उद्देश्य होगा सफल व्यक्ति शासक वर्ग में, और इसमें जो सफल होंगे वो शासक वर्ग में शामिल होंगे। प्लेटो बहुसंख्यक या उत्पादक वर्ग या शिल्पी वर्ग की जो शिक्षा व्यवस्था पर मौन है ना, बहुत ज्यादा वो उस पर बात नहीं करता। और प्लेटो को माना था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इससे हमारी अंदरूनी आंखें खुलती हैं, और ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पहचान सकते हैं। अच्छा, प्लेटो को ये भी मानना था कि लड़के लड़कियों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनमें शारीरिक अंतर को छोड़कर उनमें क्षमता में या मानसिक रूप से कोई ऐसा विशेष अंतर होता नहीं है ना, और ये पाइथागोरस से प्रभावित था। राजनीति और शासन में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में ये एरिस्टोफेंस से प्रभावित था। एरिस्टोफेंस ने एक पुस्तक लिखी थी, पार्लियामेंट में स्त्रियां, है ना, इन वुमेन्स इन पार्लियामेंट। उसमें वो स्त्रियों की जो भागीदारी है पार्लियामेंट में उसको समर्थन देता है, तो इससे प्लेटो भी प्रभावित था। बारकर एक कथन है कि शिक्षा पद्धति की आवश्यकता उन सहायकों के लिए नहीं जिन्हें दुर्दम योद्धा बनना हो, उन पूर्ण संरक्षकों के लिए जिन्हें दार्शनिक नरेश बनना। बेसिकली शिक्षा व्यवस्था का जो अंतिम उद्देश्य था, है ना, दार्शनिक राजा या फिलोसफर किंग तैयार करना। यही बारकर कह रहा है, योद्धा बनाने के लिए या उत्पादक वर्ग में लाने के लिए आपको शिक्षा नहीं दी जा रही। वो तो एक, है ना, शिक्षा दी जाएगी तो सभी को दी जाएगी, लेकिन जो मेन उद्देश्य क्या है, फिलोसफर किंग बनाना, है ना, रिगोरस हार्ड 50 साल की आपको शिक्षा दी जाएगी और फिर आप दार्शनिक नरेश बनेंगे। नेटलशिप क्या कहता है कि प्लेटो इस फिनोमिनल बर्ड यानी अलौकिक संसार को एक इंटेलिजिबल ऑर्डर यानी बौद्धिक आदेश के प्रतीक के रूप में देखता है। अब साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा ही था कि प्लेटो सैनिक शिक्षा, इससे पुरुष समानता एवं स्त्री व संपत्ति का साम्यवाद स्पार्टा की राजनीति से ग्रहण करता है। अच्छा, जो संरक्षक वर्ग है, गार्जियन वर्ग है, या कोई भी वर्ग हो, उसको 2 चीजें नष्ट करती हैं। एक है कंचन, कंचन माने सोना यानी पैसा, और दूसरा है कामनी, कामनी यानी स्त्री या घर परिवार बच्चे, है ना। ये 2 चीजें एक व्यक्ति को नष्ट करती हैं, तो वो दोनों पर अंकुश लगाता है, कंचन पर भी अंकुश लगाता है। अच्छा, ये जो कंचन और कामनी पर अंतर है ना, साम्यवाद है ना, साम्यवाद है, ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, याद रखिएगा। संरक्षक वर्ग यानी गार्जियन क्लास, है ना, हमने पढ़ा था गार्जियन क्लास कौन थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, अगर आप दोनों वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो पता होगा आपको गार्जियन क्लास कौन थी। गार्जियन क्लास एक तो फिलोसफर किंग वाली क्लास जो हो गई, शासक वर्ग हो गया, दूसरा सैन्य वर्ग को भी वो इसमें शामिल करता है। तो गार्जियन क्लास में फिलोसफर किंग और सैन्य वर्ग दोनों आते हैं, तो दोनों के लिए क्या होगा, साम्यवाद होगा, शिक्षा और साम्यवाद होगा किसका, प्रॉपर्टी का और स्त्रियों का या परिवार का, है ना। तो हमने ये कंचन और कामनी के बारे में बात की थी, जिसमें 2 चीजें एक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं या उसको भ्रष्ट करती हैं, तो दोनों की वो जो है तो साम्यवाद रखने की बात करता है। तो कंचन यानी सोने के लिए क्या कहता है, पैसे के लिए, कि जो शासक वर्ग होगा या संरक्षक वर्ग होगा उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो होगा सब साझा होगा। जितने भी शासक वर्ग के लोग होंगे सबको साझा संपत्ति दी जाएगी, वो अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, है ना, वो मतलब सुख सुविधा से उनको जो चाहिए तो ठीक है, वो अपना उपयोग उसका अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी नियंत्रण होगा, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड
है ना, चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, नहीं, उस पर भी नियंत्रण होगा, पहली चीज़ है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो केवल कौन रख पाएगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी केवल और केवल उत्पादक वर्ग रख पाएगा। तो उत्पादक वर्ग के लिए ऐसा कोई है नहीं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे ना रखे, वो रख सकता है, अगर उसके सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होगी। और कामनी यानी जो फैमिली का जो इशू है ना, जो व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है, उसके लिए वो क्या कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री पुरुष होंगे, जो 35 साल की शिक्षा के बाद आएंगे, 50 साल की शिक्षा के बाद आएंगे, वो सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा, सब साझा रहेंगे, है ना। और एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं, पत्नियां इन द सेंस कि एक व्यक्ति बहुत सारी स्त्रियों को के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, और एक स्त्री भी बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं रहेगा, है ना। और जो बच्चे होंगे, अब जैसे मान लो बहुत सारे स्त्रियों ने बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाए, तो जो बच्चे होंगे उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना कि ये मेरा बच्चा है या ये आपका बच्चा है ना। वो तो आपको पता नहीं रहेगा। जब पता नहीं रहेगा तो जो शासक वर्ग होगा, जो राजा होगा, वो सभी बच्चों को, शासक वर्ग के लोग सभी बच्चों को अपने बच्चे जैसा प्यार देंगे, सम्मान, है ना, वो करेंगे। तो उसको बहुत सारे माताओं और बहुत सारे पिताओं का प्यार एक बच्चे को मिल जाएगा। और एक और बात कहता है प्लेटो कि जो ये है ना मीटिंग होगी, ये जो है ना शादी होगी, केवल एबलेस्ट लोग करेंगे। एबलेस्ट मतलब जो सबसे ब्रीड में अच्छा होगा, है ना। एबलेस्ट मैन और एबलेस्ट पुरुष दोनों आपस में संबंध बनाएंगे। इससे क्या होगा? एक एबलेस्ट जनरेशन पैदा होगी। इसे यूजेनिक्स कहते हैं, है ना। केवल ऐसी जो, है ना, ऐसे माता पिता से उत्पन्न बच्चे जो अपने आप में बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है, और वही एग्जिस्ट करेंगे। तो और प्लेटो एक भी कहता है कि अगर कोई, है ना, कमजोर या विकलांग बच्चा पैदा होता है तो उसको चुपचाप दबा के मार दो, या उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाके खत्म कर दो, है ना। उनको कमजोर और विकलांग बच्चे तो चाहिए ही नहीं हमको, है ना, उनको खत्म कर दो। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कहता है। चलिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो साम्यवाद है, है ना, संपत्ति सबकी साझी होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। तो रॉबर्ट ऑवेन एक समाजवादी विचारक है, वो प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन करता है। और संरक्षक वर्ग ही संपत्ति का परित्याग करेगा, तीसरे वर्ग के लिए ऐसा कुछ बंधन नहीं है। और ये जो तीसरा वर्ग है, जो, है ना, संपत्ति रखने वाला, ये मार्क्स के सर्वाहारी यानी प्रोलेटारिएट जो क्लास है उसका पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग क्लास है या सर्वहारा वर्ग है मार्क्स का, उसके पास श्रम के साथ साथ, है ना, जो प्रोलेटारिएट क्लास था मार्क्स का, उसके पास केवल क्या था बेचने के लिए? अपने आप को बेचना था उसको, है ना। केवल मजदूरी कर सकता था। लेकिन जो प्लेटो का उत्पादक वर्ग है, उसके पास तो अपनी प्रॉपर्टी भी है ना। अपना श्रम लगा के वो, है ना, सब कुछ कर सकता है। तो वो सर्वहारा वर्ग के साथ फिट नहीं बैठता है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के पास तो कुछ था ही नहीं ना, केवल वो, है ना, फैक्ट्रियों में काम बस करता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको। फोस्टर क्या बोलता है कि प्लेटो के संरक्षकों को मिलजुल कर संपत्ति नहीं रखनी है ना, बल्कि उनका मिलजुल कर परित्याग करना है, मिलजुल कर परित्याग करना है। और परित्याग का उद्देश्य क्या है? राज्य को एकता के सूत्र में बांधना, है ना। प्लेटो राजनीतिक एवं आर्थिक जो व्यवस्था है उसके पृथक्करण का पक्षधर है। क्यों? क्योंकि पैसा राजनीति को भ्रष्ट कर देता है। फिर सेवाइन क्या बोलता है कि सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो पर इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। तो इस बारे में तो कौटिल्य भी बहुत सारी बातें बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप शासन सत्ता में हैं, और है ना, वो जो कौटिल्य है एक बेसिकली उदाहरण देता है कि एक मछली जल में रहती है, तो कब वो पानी पी लेगी आपको पता थोड़ी चलेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति शासन सत्ता में बैठा हुआ है, उसके पास सारी पावर है, तो कब वो उस पावर का उपयोग अपने हित में कर लेगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर परिवार एवं स्त्रियों का साम्यवाद, तो इसमें उद्देश्य क्या है? नगर की एकता बनी रहे, नगर की एकता बनी रहे। और एकता कैसे बनेगी? जो है ना, ये आपसी जो कलह है और संघर्ष को ही रोक देगी। जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा, कोई किसी का बच्चा ही नहीं रहेगा, तो किसके लिए कौन संपत्ति इकट्ठा करेगा? यही ना कहते हैं यार कि योगी और मोदी जी और योगी जी, भाई ये किसके लिए कमाएंगे? तो दो इनको वोट धड़ाधड़, यही बात कह रहा है भाई। जब इनके पास कुछ ना कोई आगे पीछे रहेगा ही नहीं, तो आदमी इकट्ठा किसके लिए करेगा? ये बेसिकली उद्देश्य है।
इसको हम लोग यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। और जो राज्य में कलह और क्रांति का जो मुख्य कारण क्या रहता है, जो शासक वर्ग है उनमें आपसी कलह होती रहती है। हमने देखा कितने साम्राज्य ढह गए, है ना, कितने सारे, क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग था, है ना, वो उसे सत्ता चाहिए थी, तो चाचा के लड़के को भी चाहिए, और जो ना लीगल वारिस है उसको तो चाहिए ही। तो आपस में संघर्ष होता है, तो अब भले कोई जीत जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर संघर्ष हुआ आपस में, तो हानि तो राज्य की हुई ना। रिसोर्सेज लगेंगे, सैनिक लगेंगे, सब कुछ लगेगा, है ना। और है ना, तो राज्य का तो नुकसान होगा ही। तो इसलिए कहता है कि इसको हटा दो, नियंत्रित सहवास होंगे, है ना, कंट्रोल्ड मीटिंग होगी, और जो सबल संतान पैदा होगी वो सबकी साझी होगी, और उसका पालन और दीक्षा शिक्षा अब यहाँ पर भी राज्य करेगा, है ना। राज्य ही, जो बच्चे पैदा होंगे साझे रूप से, उनकी शिक्षा दीक्षा का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। मैक्सी कहता है कि यदि प्लेटो आज जीवित होता तो वो लालों यानी साम्यवादियों से भी अधिक लाल या साम्यवादी होता। तो क्या है कि प्लेटो संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं करता। ये याद रखिएगा कि उत्पादक वर्ग को संपत्ति और परिवार रखने का पूर्ण अधिकार होगा। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता और स्त्री सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक रहा है, जबकि जो आगे चल के हम देखेंगे जब अरिस्टोटल पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, कि वो स्त्रियों को हीन मानता है। तो ये है। तो प्लेटो कहता है कि स्त्रियों को, है ना, वो भी फिलोसफर क्वींस बन सकती हैं, उनमें ऐसा कोई कमी नहीं है, बस सकता क्या है उन्हें चूल्हे चौके से मुक्त करवा दिया जाए। तो अगर हम देखें प्लेटो के संरक्षक वर्ग के लिए निजी एवं संपत्ति एवं निजी परिवार समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे पक्षपात और व्यक्तिवाद गुटबाजी पनपती है। तो मित्रों की सारी संपत्ति साझा होगी, ऐसा कहता है वो। और स्त्रियों के लिए तो हमने बताया था कि वो पाइथागोरस से प्रभावित है, ठीक है ना। तो उन्हें भी शिक्षा, शासन और सैन्य कार्यों में महत्व मिले, और उनमें और पुरुषों में कोई विशेष अंतर नहीं है एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न। शारीरिक तो थोड़ा सा हो जाता है, पर इंटेलिजेंस में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है, तो उनको आप बाहर मत करो। और यह स्त्री मुक्ति सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए चाहिए, भी याद रखिएगा कि जो ये स्त्री मुक्ति है, स्त्री शिक्षा की बात सब प्लेटो कर रहा है, ये केवल गार्जियन क्लास की औरतों के लिए कर रहा है ना, ये उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। उनको तो जो करना है करे, है ना। मैंने ये भी बताया था कि बच्चों को, है ना, बेहतर संरक्षकों के बच्चों को शहर के एक अलग हिस्से में, नर्सरी में उनकी देखरेख की जाएगी, है ना। और जो बच्चे अपंग होंगे या निम्नतर गुण वाले होंगे, उनको चुपचाप समाप्त कर दिया जाएगा। यही है यूजेनिक्स, जिसका उपयोग जर्मन नाजियों ने किया बाद में, है ना। जो जर्मन नाजी थे, उन्होंने यहूदियों को मारने के लिए, है ना, ये इस यूजेनिक्स का ही प्रयोग किया कि ये यहूदी क्या है, यहूदी ये निम्नतर है ना, ये बेहतर कौम नहीं है, हम तो आर्य आर्य रेस के हैं, तो इनको खत्म करो। हालांकि उसके पीछे एक राजनीति भी थी, पर ठीक है। निस्से ने भी अतिमानव का जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट दिया है, निस्से, वो भी इसी से प्रभावित है। फिटे ने विवाह संस्था की समाप्ति का उद्देश्य स्टॉक ब्रीडर यानी कुछ खास नस्ल पैदा करने वाला सिस्टम बताया। और सामाजिक अच्छाई की प्लेटो की इस योजना को कम्युनिस्ट ने इसे कम्युनिस्टों के, तो सामाजिक अच्छाई की प्लेटो की योजना को कम्युनिस्ट रूप में लोहे के घेरे में बंद यानी आयरन क्लैड सिस्टम कहा जा सकता है। बारकर प्लेटो का साम्यवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। टेलर क्या बोलता है कि रिपब्लिक में साम्यवाद व समाजवाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाने के बावजूद भी इसमें ना तो साम्यवाद पाया जाता है, ना ही समाजवाद पाया जाता है। बिन्सपेयर प्लेटो की योजना को प्रतिक्रियावादी तानाशाही, ना, तानाशाह द्वारा बल प्रयोग की योजना बताता है। फिर बारकर, यह एक त्याग की मांग है, और यह मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई। सर्वश्रेष्ठ किससे? गार्जियन क्लास से की गई। अब आइडियल स्टेट जो प्लेटो ने बताया, उसके कुछ मौलिक सिद्धांत देख लेते हैं। तो न्याय राज्य का प्राण रहेगा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य सावयवी है, ऑर्गेनिक है, एक जीव की तरह है जो फलता फूलता बड़ा होता है। राज्य में राज्य प्रधान तथा व्यक्ति उसका अंग मात्र है ना। तो अच्छा, एक बात उसका और अर्थ है कि भले ही स्टेट इंडिविजुअल से मिलकर बना है, लेकिन स्टेट अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंडिविजुअल का ना कोई विशेष एग्जिस्टेंस नहीं है अनटिल वो स्टेट के नागरिक हैं। तो स्टेट को अगर दो चीजों में चुनना हुआ, इंडिविजुअल और स्टेट में, तो प्लेटो किसको चुनेगा? स्टेट को चुनेगा। तो है ना, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसका तात्पर्य है कि राज्य सावयवी है, ऑर्गेनिक है, इसमें राज्य प्रधान है,
व्यक्ति उसका अंग मात्र है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर शरीर है ना, शरीर है तो अच्छा एक एक जैसे हाथ का, पैर का हो गया, एक एक अंग का विशेष है ना औचित्य नहीं है जब तक कि पूरा शरीर ना हो। तो जब तक राज्य ही नहीं है तो व्यक्ति कर ही क्या लेंगे भाई साहब, है ना। तो आपके पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन आपका पूरा शरीर ही नहीं है तो क्या मतलब उस शरीर का या उस हाथ का, पैर का। तो इंडिविजुअल है लेकिन स्टेट ही नहीं है, तो उस स्टेट का क्या मतलब, है ना। तो स्टेट का उद्गम मानवीय आवश्यकता से हुआ है। आगे चल के हम देखेंगे अरस्तू के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टेजेस बताता है ना, कि है ना पहले फैमिली बनी, है ना, फिर फैमिली बनी, फिर फैमिली से गांव बनी, गांव से फिर है ना धीरे धीरे राज्य बना। तो ये धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आगे चल के हम अरस्तू में पढ़ेंगे तो यही है कि मानवीय आवश्यकता से बना, है ना। जब आवश्यकता होती है तभी तो इंसान आपस में आते हैं और जुड़ते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य विशेषी है ना, कार्य विशेषीकरण यानी वर्क स्पेशलाइजेशन और सम विभाजन करे, मतलब उसमें रहेगा। आदर्श राज्य में सही व्यक्ति सही स्थान यानी राइट मैन एट राइट प्लेस रहेगा। उत्पादक वर्ग उत्पादक में और सैनिक वर्ग सैनिक में। शिक्षा तो न्याय प्राप्ति का ये मानसिक साधन है। न्याय न्याय का शिक्षा ही, न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। अगर हमको अपने है ना न्याय का ज्ञान हो गया है ना, कि हम अपनी क्लास में रहें, अपना काम करें, दूसरों की हस्तक्षेप ना करें, तो यही क्या है, यही शिक्षा है। समाज में 3 वर्ग होंगे, एक तो उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और सैन्य वर्ग। थोड़ा सा फिलॉसफर किंग के बारे में देख लेते हैं। बहुत चर्चा हुई है फिलॉसफर किंग के बारे में, लेकिन उसके बारे में सही से बताया नहीं गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके आदेश हैं यही कानून होंगे, यह कानूनों से ऊपर होगा। दार्शनिक शासक वह होगा जो बुद्धि से प्रेम करता हो, ज्ञान पिपासु हो, जिसमें जानने या सीखने की ललक हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो, है ना। अब इसमें जो एक बात कही गई है कि इसके आदेश ही कानून होंगे और यह कानूनों से ऊपर होगा। तो प्लेटो को बेसिकली मानना था कि जो व्यक्ति 50 साल सारे स्टेजेस, है ना, शिक्षा के 3 स्टेजेस पार करके आया है, इतना ज्ञान है उसके पास, तो उसको आप है ना रूल के बुक से बांधोगे, रूल की बुक से उसको आप बांध नहीं सकते हैं। उसके आदेश ही अपने आप में कानून होंगे, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान है ना, कि वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो वो कानूनों से भी उसको ऊपर कर दिया गया। प्लेटो ने इस विवेक प्रधान दार्शनिक को पूर्ण संरक्षक यानी परफेक्ट गार्डियन कहा। फोस्टर ने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की प्रभुसत्ता को तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता का सिद्धांत यानी सोवरेंटी ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस, तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता का सिद्धांत कहा है। तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता यानी सोवरेंटी ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। स्ट्रॉस ने क्या कहा है कि द रिपब्लिक आदर्शवाद की सबसे बड़ी आलोचना है। द रिपब्लिक आदर्शवाद की सबसे बड़ी आलोचना है। चलिए, निरंकुश जो राजा होगा, दार्शनिक क्या होगा, दार्शनिक निरंकुशता यानी, अब दार्शनिक निरंकुशता क्या है, तो इसमें देखते हैं कि एक अच्छा शासक डॉक्टर की तरह बीमारी के अनुरूप इलाज में परिवर्तन करेगा, है ना। शासकों को नियमों कानूनों से बांधने की आवश्यकता से क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो खत्म हो जाएगी। अतः प्लेटो कहता है कि शासक को नियमों और कानूनों से ऊपर होना चाहिए। अगर आज भी ऐसा क्या होता है, मान लो है ना, कभी कभी क्या होता है, अभी आयरलैंड में एक रूल था, हालांकि अब तो शायद वो चेंज हो गया है, कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, वहां पर कैथोलिक है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बच्चा को जन्म देना ही पड़ेगा, है ना। आप अगर, ये राज्य का कानून है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बच्चे का जन्म देना ही पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना, कि कभी कभी कॉम्प्लेक्शन आ जाते हैं ना डिलीवरी के समय, तो डॉक्टर क्या कहता है कि हम बच्चे या माँ से किसी एक को बचा सकते हैं ना, या अगर बच्चा हुआ तो माँ भी मरेगी और बच्चा भी मरेगा। लेकिन अब राज्य का नियम है आयरलैंड का कि बच्चे को तो पैदा ही करना है। तो अगर एक माँ अगर जिंदा रहेगी तो दूसरे बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये राज्य का नियम है। तो अब अगर कानून से है ना बंधा हुआ है ना, कैथोलिक जो पूरी परंपरा है उससे ये राज्य बंधा हुआ है। अब अगर कोई एक व्यक्ति है ना होता, ज्ञानवान व्यक्ति होता, फिलॉसफर किंग होता, तो वो इस चीज को समझ जाता कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि कानून इंपॉर्टेंट है ना। भाई हर जगह आप कानून नहीं थोप सकते हो। अल्टीमेटली कानून बनाए किसके लिए जाते हैं, व्यक्ति के लिए ही तो कानून बनाए जाते हैं। तो अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो कानून को उसका अचार डालोगे क्या, नहीं। तो कानून व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति कानून के लिए नहीं है। और इसी फिलॉसफी पे ये फिलॉसफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है। फिर प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक शासक कानून से ऊपर होगा। राष्ट्र राज्य में दार्शनिक
राजा आचरण के ऐसे नियम मालूम कर सकता है जो उसके राज्य के कानूनों से स्वतंत्र हो। यानी ग्रीक या यूनान में गुटबाजी या विद्रोह को स्टेटिस कहते हैं, है ना। तो प्लेटो के दार्शनिक शासक वाले आदर्श राज्य का जो चिंतन है वो नगर राज्यों में इसी स्टेटिस को रोकना है, यानी विद्रोह को रोकना। क्यों? क्योंकि अगर फिलोसफर किंग सर्वोपरि रहेगा तो विद्रोह कोई करेगा भी तो उसको कुचल दिया जाएगा, है ना। सैनिक शक्ति यानी सैन्य वर्ग और आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग दार्शनिक वर्ग की आज्ञाओं का पालन क्यों करेंगे? इनके पास ना तो सैन्य शक्ति है ना आर्थिक शक्ति है। प्लेटो ने इस कठिनाई के निदान व विरोधी स्वरों को दबाने के लिए दार्शनिक वर्ग को 2 सुझाव दिए हैं। पहला तो उदात्त झूठ यानी नोबल लाई, उदात्त झूठ, है ना। तो अब बात ये आती है कि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग राजा के जो फिलोसफर किंग है उसकी बातों को क्यों मानेंगे, है ना। भाई हम क्यों माने तुम्हारी बात? तो प्लेटो इसके लिए 2 बात कहता है कि एक तो आप नोबल लाई उदात्त झूठ फैलाइए, दूसरा कला एवं साहित्य पर सेंसरशिप लगा दीजिए। तो ये आज भी होता है, क्रिएटिविटी पर, कला पर स्पॉन्सर है ना सेंसरशिप लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार विरोधी जो आवाजें हैं उनको दबाया जा सके। और उदात्त झूठ, नोबल झूठ बेसिकली ये है कि प्लेटो जो मिथक देता है ना, मिथ ऑफ मेटल्स, है ना, कि जो समाज है वो 3 वर्गों से मिलकर बना है ना। तो कुछ तो गोल्ड है, गोल्ड कौन है? शासक वर्ग के लोग, फिर फिर सिल्वर आएगा, सिल्वर सैन्य वर्ग के लोग, और तीसरा है कौन? कॉपर में कौन आएगा? उत्पादक वर्ग के लोग आएंगे। तो प्लेटो कहता है कि हालांकि तीनों चीजें, है ना, तीनों मेटल धरती से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सबके गुण अलग अलग है। तो गुण के हिसाब से कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। और राजा को हमेशा ये बताने देना चाहिए कि मैं गोल्डन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे में सभी गुण हैं, तो आपको हमको फॉलो करना पड़ेगा। यही है नोबल लाई। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो धातुओं और धरतियों से जन्मे लोगों का मिथक या मिथ ऑफ मेटल्स अर्थबॉर्न का प्रयोग किया गया है ना। और प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग को आम जन में इस महान या शाही झूठ का प्रचार करना चाहिए। मानव धरती से पैदा हुआ है और उसका शरीर विभिन्न प्रकार के धातु में। जो दार्शनिक लोग हैं सोने से बने हैं, साहसी चांदी से, और तृष्णा वाले उत्पादक वर्ग कांसे से बने। सभी धरती से जन्मे हैं। यह तर्क समानता के साथ साथ विशिष्टता एवं श्रेणीकरण पैदा करता है, यही कैटेगराइजेशन पैदा करता है। और आप अपनी कैटेगरी में रहें, बहुत लेवल ना करें। हालांकि सभी धातुएं धरती से निकली हैं, फिर भी सभी के गुण, है ना, हर व्यक्ति, है ना, मानव पैदा हुआ है, हर व्यक्ति, है ना, एक ही कोख से पैदा हुआ है। लेकिन 2 भाइयों में भी अंतर आ जाता है ना, आपस में 2 भाई, एक इंटेलिजेंस निकल जाता है, एक गधा निकल जाता है, तो अलग अलग व्यक्ति को तो कहें ही क्या। तो सभी के गुण और मूल्य समान नहीं होते। और प्लेटो का अनुसार आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए यह तर्क आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग अपनी क्षमता व हद में रहे, है ना। इस मिथक से समूचे समाज का भला होता है। जो जर्मन दार्शनिक है नीत्शे, जिसने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसने इसकी आलोचना की है। नीत्शे ने प्लेटो के इस मिथक, है ना, का निर्माण मात्र राजनीतिक दमन से दर्शन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दर्शन को राजनीतिक प्रभाव प्रदान करने के लिए किया गया था, ऐसा बोलता है। बर्टे रसल के अनुसार प्लेटो जो नहीं समझता हुआ है कि ऐसे मिथक दर्शन के साथ मेल नहीं खाते हैं और उनकी शिक्षा बुद्धि को कुंद कर देते हैं। प्लेटो भी जो कार्ल पॉपर है वो भी सामाजिक विभेदीकरण का आलोचना करता है। प्लेटो का यह मिथक भारतीय राजनीति दर्शन में वर्णित वर्ग विभाजन के ना से मिलता जुलता है, जो कि, है ना, अम्बेडकर जी ने तो उसका कड़ा विरोध किया ही था। तो ये बेकार है ना। और इससे क्या श्रेणीबद्धता, शोषण और ऊंच नीच पैदा होती है ना। इसका दंश तो झेला ही गया है, हमारे समाज द्वारा भी झेला गया है। तो ये है फिर जो हम लोग अभी यहाँ पढ़े थे रंगकुस्ता, जिसमें संपत्ति का साम्यवाद होगा, किसके लिए? फिलोसफर किंग के लिए। परिवार का साम्यवाद होगा, और स्त्रियां भी समान शिक्षा और शासन कार्य में भाग लेंगी। राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा की स्थापना है। कानून का निषेध होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आदर्श राज्य में ना। जो फिलोसफर किंग है उसके ही आदेश कानून होंगे। लोकतंत्र की आलोचना, तो प्लेटो तो डेमोक्रेसी का आलोचक है ही। प्लेटो के अलावा सुकरात और अरस्तु भी लोकतंत्र विरोधी एवं कुलीनतंत्री स्थिति बात के समर्थक है। रेंडल ये कहता है कि द रिपब्लिक एक ऐतिहासिक व्यंग है जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि स्पार्टा का मॉडल अवास्तविक और अव्यवहारिक था। तो रेंडल क्या कहता है कि द रिपब्लिकन
द रिपब्लिक एक ऐतिहासिक व्यंग्य है जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि स्पार्टा का मॉडल अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है।